हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स का पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी के आगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं सर्कल्स में। कुछ थ्योरम्स, कुछ क्वेश्चंस हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर ली थी, तो उसी के बाद का टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। दो सर्कल्स हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस के, वो दोनों 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने मान लिया वो दो सर्कल्स कौन से हैं। एक ले लिया बिगर सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का और स्मॉलर सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस का, और ये दोनों ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। और जो इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। मतलब ओ डैश और ओ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड की लेंथ मतलब हमें फाइंड करनी है, कॉमन कॉर्ड जहां पर दिख रही है आपको क्या है, ए बी। मतलब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो सबसे पहले नोट करते हैं हमें गिवन क्या क्या है। बिगर सर्कल का रेडियस गिवन है। बिगर सर्कल का रेडियस हम देख सकते हैं फिगर में, हमारे पास है ओ डैश ए और ओ डैश बी, दोनों ही रेडियस हैं, तो वो दोनों ही 5 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। स्मॉलर सर्कल की रेडियस की बात करें तो वो हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, जो कि होगा ओ ए और ओ बी। मतलब हम राइट कर सकते हैं ओ ए और ओ बी इक्वल हो गए, वो है 3 सेंटीमीटर, राइट। दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। मतलब ओ डैश ओ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, राइट। हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अब लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या है, वो ए बी है। कॉमन कॉर्ड ए बी है ना, तो उसकी लेंथ भी किसके इक्वल होगी, ए बी के इक्वल। मतलब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो फिगर में हमें ए बी जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है। क्या हम उसको ओ ए प्लस ओ बी के इक्वल राइट कर सकते हैं, कर सकते हैं इजीली। और ओ ए की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3 सेंटीमीटर, यहां से है ना। और ओ बी की वैल्यू भी क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो ये कितना बन गया, 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड आ गई 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of other chord। मतलब हमें गिवन है एक सर्कल है, उसमें हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं और दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और वो दोनों सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती है। तो हमने ले ली दो कॉर्ड्स, कौन कौन सी है, ए बी और सी डी कॉर्ड ले ली। एक ये रही कॉर्ड और एक सी डी ये रही, और ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। तो हमने बस उसको राइट कर दिया कि ए बी और सी डी इक्वल है, और वो जिस सर्कल में उसका सेंटर क्या है, ओ। गिवन पार्ट राइट कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। मतलब पहले कॉर्ड का हम एक सेगमेंट ले तो वो दूसरे कॉर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के इक्वल होगा। यहाँ पर सेगमेंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, अगर हम ए बी कॉर्ड की बात करें तो हमारे पास दो सेगमेंट बन रहे हैं, एक है ए ई और एक है ई बी, राइट। और दूसरे कॉर्ड में हमारे पास बन रहे हैं डी ई और ई सी, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स कौन कौन से हुए, ए बी और डी ई कॉरस्पॉन्डिंग है। मतलब हमें प्रूव करना है कि ए बी और डी ई इक्वल है। और दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट हुए बी ई और सी ई। मतलब हमें प्रूव करना है कि ये बी ई और सी ई भी इक्वल है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हमने ओ सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए बी कॉर्ड के ऊपर, जो कि हमें दिख रहे हैं वो परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम। मतलब हमने ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पे ड्रॉ करा। सिमिलरली सेंटर से सी डी कॉर्ड पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जो कि है ओ एन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा, हमारे पास जो सेंटर है और जो दोनों कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको हमने इंटरसेक्शन पॉइंट को नेम दिया ई। ओ और ई को ज्वाइन कर दिया। तीन चीजें की, पहला ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पे, फिर ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी पे, फिर सेंटर और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स
उसको ज्वाइन कर दिया, मतलब ओ ई को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि हमने प्रूव क्या करना है। अब देखो इसको प्रूव करेंगे कैसे। देखो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, है ना, एक है ओ एम ई ट्राइंगल और एक है ओ एन ई ट्राइंगल, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले तो इन्हीं में ही तो वो सारे पोर्शंस आ जाएंगे ना। तो देखो कैसे करेंगे। हमने लिया इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ट्राइंगल ओ एन ई। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब इसमें देखो ओ एम और ओ एन दोनों ही क्या हैं, ए बी और सी डी इक्वल कोड्स ही। अब इक्वल कोड्स का जो डिस्टेंस होता है सेंटर से वो भी इक्वल होता है, राइट। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि ओ एम और ओ एन इक्वल होंगे, करेक्ट। मतलब हम क्या राइट करें, ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन। इसका रीजन क्या है, दैट इक्वल कोड्स are equidistant from the center। सेंटर से जो इक्वल कोड्स का डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है। तो ओ एम और ओ एन इक्वल आ गए। उसके बाद हमारे पास है, देखो ओ ई दोनों में ही आ रहा है ना, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ओ ई के इक्वल होगा। ये कॉमन पोर्शन, कॉमन पार्ट होगी, कॉमन साइड है, राइट। और हमने ये अभी कंस्ट्रक्शन में क्या किया था कि ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पे और ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पे। मतलब ओ एम ई एंगल और ओ एन ई एंगल दोनों 90 डिग्री के हुए क्योंकि वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं, है ना। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि ओ एम ई एंगल इक्वल होगा ओ एन ई एंगल के, जो कि 90 डिग्री के इक्वल होंगे, राइट। इसको राइट कर देते हैं। इसको राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि एंगल ओ एम ई इक्वल है एंगल ओ एन ई के, जो कि क्या है, ईच 90 डिग्री, है ना। अब देखो हमारे पास क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का आ गया, एक हमारे पास साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड पे जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, और एक हमने ओ एम और ओ एन साइड ली थी, वो हमारी क्या होगी, नॉर्मल साइड। तो ये आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, तो हम बस वही राइट करेंगे। देयरफॉर बाय आरएचएस क्राइटेरिया triangle OME is congruent to triangle ONE। अब देखो अगर OME ट्राइंगल और ONE ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हम CPCT से ME और NE को इक्वल कह सकते हैं? इजीली कह सकते हैं। तो बस therefore ME इक्वल हो गया NE के बाय CPCT, राइट। और इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब हमें चाहिए क्या, हमें ए ई और डी ई को इक्वल प्रूव करना है ना। अब देखो ए ई क्या है, ए एम प्लस एम ई है। अब हमें लेकर आना है कि ए एम और डी एन को कैसे इक्वल लेकर आए ताकि हम उन दोनों को फिर ऐड कर दे तो हमारे पास ए ई और डी ई बन जाए। देखो हमें ये गिवन है ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमें गिवन है। अगर मैं इन दोनों साइड पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी वो इक्वल रहेंगे, है ना। तो हम यहां पर ये राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखो ए बी का हाफ ए एम नहीं बन रहा और सी डी का हाफ डी एन नहीं बन रहा है ना। तो हम यहां पर ये राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए एम इज इक्वल्स टू डी एन। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब अगर आप देखो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दें तो ए एम प्लस एम ई बन जाएगा ए ई और डी एन प्लस एन ई बन जाएगा डी ई। यही हमें चाहिए था फर्स्ट पार्ट में। तो चलो फिर हम बस इसको राइट करते हैं। नाउ एडिंग 1 and 2 हमारे पास आ जाएगा ए एम प्लस एम ई इज इक्वल्स टू डी एन प्लस एन ई, और ए एम प्लस एम ई हो गया हमारे पास ए ई और ये आ गया डी एन प्लस डी ई, मतलब कि डी ई, राइट। अब इसको हमने नेम दे दिया थर्ड, ठीक है। अब हमें एक और चीज भी प्रूव करनी थी, वो क्या है,
वो है हमारे पास BE और CE को प्रूव कर दो इक्वल, राइट। अभी हमने क्या किया था, अगर मैं पूरे AB में से, AB और CD इक्वल है, पूरे AB में से अगर AE को माइनस कर दो तो BE नहीं बच जाएगा, राइट। और DC में से मतलब CD में से DE को माइनस कर दो तो CE बच जाएगा, मतलब वो दोनों भी इक्वल आ गए। मींस हमें किसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट AB में से हमें माइनस करना है पूरे उसको AE को, राइट। तो हम यहां पर राइट करेंगे, नाउ फिर से राइट करते हैं। हमें पता है कि AB इक्वल होता है CD के, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें थर्ड इक्वेशन को फ्रॉम इट, तो क्या आ जाएगा, AB माइनस AE इक्वल हो जाएगा CD माइनस DE के, राइट। तो AB माइनस AE करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी BE, और CD माइनस DE करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CE। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। हमें प्रूव में थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ही प्रूव करना था, यही दो पार्ट से, तो दोनों प्रूव कर दिए तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, हमने मान लिया कि AB और CD दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल E पॉइंट के ऊपर, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। मतलब हमें सबसे पहले गिवन क्या है कि AB और CD दो कॉर्ड्स हैं और वो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और सेंटर हमारा है O, और वो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे कि वो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो AB और CD इक्वल गिवन है हमें, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि जो लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर के साथ ज्वाइन करती है वो इक्वल एंगल बनाती है कॉर्ड्स के साथ। मतलब सेंटर के साथ कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है, OE, और कॉर्ड्स के साथ कौन कौन सी लाइन होगी, एक हुई ये वाली, मतलब ये एंगल हुआ और ये वाला एंगल हुआ, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं हमें। मतलब OEM एंगल और OEN एंगल इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। सेम, बस सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, इस बार हमें एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में हमें साइड्स को इक्वल प्रूव करके, सेगमेंट्स को इक्वल प्रूव करके दिखाना था, राइट। सेम वही करेंगे कंडीशन, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, एक OM ले लिया जो कि AB पे परपेंडिकुलर है, ड्रॉ कर दिया, ON को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया CD पर। अगर OM और ON परपेंडिकुलर है तो OME एंगल 90 डिग्री होगा और ONE एंगल भी 90 डिग्री होगा, राइट। और हमने OE को भी ज्वाइन कर रखा है। तो प्रूफ में क्या करेंगे, फिर से वही दो ट्राइंगल्स बन रही है हमारे पास, कौन कौन सी, इन ट्राइंगल OME एंड ट्राइंगल ONE। अब यहां पर हमें क्या क्या चीजें इक्वल गिवन है, हमें पता है कि OM इक्वल होगा ON के, रीजन क्योंकि ये क्या है, इक्वल कॉर्ड्स का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है, राइट। मतलब इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ये नोट कर ली। उसके बाद हमारे पास वही OE और OE तो दोनों में कॉमन ही आ रहा है, तो ये हमने कॉमन राइट कर दिया। और हमें क्या गिवन है कि ये OME एंगल और ONE एंगल 90 डिग्री के हैं, बस वही नोट कर देते हैं। क्या नोट करना है, दैट एंगल OME इज इक्वल्स टू एंगल ONE ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का आ गया, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हो गई OE, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गई, और एक OM और ON कोई और साइड हो गई, मतलब RHS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। तो फिर से राइट करेंगे, देयरफॉर बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल OME is congruent to triangle ONE, क्लियर। अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे,
और OEM और OEN दोनों इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स में एंगल्स बन रहे हैं, तो CPCT से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो बस राइट करते हैं, देयरफॉर एंगल OEM is equals to angle OEN by CPCT. Hence यही प्रूव करना था, तो प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, if a line intersects two concentric circles with the same center with center O at A, B, C and D, prove that AB is equals to CD। क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिया। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, राइट। अब एक लाइन है, वो उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है। कहां कहां पर इंटरसेक्ट करी है, ए बी सी और डी पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स में। कहां कहां, एक ये रहा ए पॉइंट, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा और डी ये रहा, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ए बी मतलब ये सी डी के इक्वल होगा, मतलब इसके इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम नोट करते हैं कि गिवन क्या है। हमें गिवन है 2 सर्कल्स हैं विद सेंटर O, 2 सर्कल्स गिवन है विद सेंटर O, राइट। और हमें क्या गिवन है कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इनर सर्कल को, एक लाइन है, लाइन ये वाली लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है इनर सर्कल, मतलब इस सर्कल को B और C पॉइंट पर, और आउटर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है A और D पॉइंट पर, राइट। यही गिवन है। हमें प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल होंगे। मैं ये फिगर में से इरेज कर देती हूँ ताकि फिगर क्लियर रहे। तो हमें प्रूव करना है कि AB और CD इक्वल होंगे, मतलब इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है। तो हमने उसके लिए कंस्ट्रक्शन कर दी क्या, कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AD पे। अगर OM परपेंडिकुलर होगा AD पे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, आ रहा है कुछ माइंड में कि कैसे करेंगे इसको प्रूव, सोचो। देखो बहुत सिंपल सा है ये। क्या है, हमने अभी ये कहा कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है AD पे। तो आपको एक चीज ये पता होगी कि जब भी हम किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सॉरी सर्कल में, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पे, तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो ये यही तो बन रहा है कि हमारे पास सर्कल है, सर्कल में हमने क्या किया, अगर हम इनर सर्कल की बात करें तो इनर सर्कल में जो BC है वो एक कोड है, और O से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब OM हमने BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो वो उसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब AM और CM इक्वल होंगे, राइट। सिमिलरली अगर हम बड़े आउटर सर्कल की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास कोड बन रही है AD, सेंटर है O, और हमने क्या किया, AD के ऊपर OM को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो OM अब AD को भी बाइसेक्ट कर देगा, मतलब AM और MD में इक्वली डिवाइड कर देगा, राइट। बस इसको राइट करते हैं। वी नो दैट, क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to a chord bisect the chord। मतलब कि जो परपेंडिकुलर सेंटर से सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया जाता है कोड पर, वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, राइट। यही है। तो बस अब हम अगर इसको हम राइट करना चाहें तो क्या करेंगे हम, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कि BM इक्वल है CM के, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। और यही सेम ही परपेंडिकुलर जा रहा है आउटर सर्कल के ऊपर, तो वहां से हमारे पास आ गया AM इक्वल है CM के, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन कह रही है कि AM यहां से यहां तक है ना, और वो इक्वल है MD के,
वेट वेट, जहां पर ए एम इक्वल आएगा डी एम के, माई बैड, सेकेंड इक्वेशन में ए एम इक्वल है डी एम के, और फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आ रहा है कि बी एम इक्वल है सी एम के। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ए बी और सी डी नहीं आ जाएगा, राइट? तो बस वही करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, क्या बनेगा? ए एम माइनस बी एम इक्वल हो जाएगा डी एम माइनस सी एम। ए एम माइनस बी एम होता है ए बी, और डी एम माइनस सी एम है फिगर में सी डी। तो हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में है, three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. एक पार्क में एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और वहां पर 3 गर्ल्स खेल रही है, ठीक है? रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। तीनों एक दूसरे को बॉल पास कर रही हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? आपको क्या गिवन है कि रेशमा और सलमा और मनदीप में जो डिस्टेंस है वो तो 6 सेंटीमीटर का है, लेकिन आपको फाइंड करना है कि रेशमा और मनदीप में कितना डिस्टेंस होगा। तो वो क्या है? सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहां से कह सकते हैं ओ आर, ओ एस और ओ एम, ये तीनों ही क्या हुई? हमारी रेडियस हो गई, है ना? तो ये तीनों किसके इक्वल है? 5 सेंटीमीटर के इक्वल। और हमें क्या गिवन है कि रेशमा और सलमा में और सलमा और मनदीप में, रेशमा है आर, सलमा है एस और मनदीप है एम पॉइंट पर। तो रेशमा और सलमा में और संदीप और मनदीप में जो डिस्टेंस है, सलमा और मनदीप में जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर का। मतलब हमें आर एस और एस एम गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है? ये भी है 6 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि आर एम की क्या वैल्यू होगी, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, राइट? उसके लिए हमने क्या किया, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं ओ एल, जो कि आर एस पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ओ से हमने एक एल पॉइंट तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि आर एस पर है, ठीक है? अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमें आर एम की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखो ओ आर एल ट्राइंगल की अगर बात करें तो ओ आर एल ट्राइंगल से हम ओ एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल बन गया, है ना? राइट ट्राइंगल में हमें पता है कि ओ एल जो है वो अब एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास आर एस की वैल्यू है। अगर आर एस की वैल्यू है तो हम आर एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि आर एस जो है वो एक कोड है इस सर्कल में, और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यही किया था कि सेंटर से जब कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बनता है तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है, राइट? मतलब आर एल और एल एस इक्वल आ जाएंगे। अगर पूरा 6 सेंटीमीटर है तो दोनों की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, राइट? अगर आर एल की वैल्यू आ गई, ओ आर हमें पता है, तो हम ओ एल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले हम यही राइट करते हैं, एज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord of circle bisect the chord, राइट? तो यहां से हमारे पास आ गया, देयरफॉर आर एल इक्वल होगा एल एस के, जो कि हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के, राइट? और हमें ओ एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास ओ आर की वैल्यू है ऑलरेडी। तो अब हम राइट करेंगे इन ट्राइंगल ओ आर एल, हमारे पास क्या है, ओ एल स्क्वायर अब इक्वल हो जाएगा ओ आर स्क्वायर माइनस आर एल स्क्वायर, राइट? ओ आर की वैल्यू है 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ गया, आर एल है हमारे पास 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, मतलब 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 क्या होता है, 16, राइट? तो हमारे पास ओ एल की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्लियर?
अब देखो, अब अगर हम ORS में ट्राइंगल की बात करें, मतलब इस पूरे ट्राइंगल की बात करें, हमारे पास OL मतलब हाइट की वैल्यू आ गई ट्राइंगल के, ट्राइंगल का बेस हमारे पास है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS फाइंड कर सकते हैं इजीली, राइट? कैसे? हमें पता है एरिया, नाउ कर देते हैं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS इक्वल है होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, जहां पे बेस है RS और हाइट है OL। हमने OL ऑलरेडी फाइंड कर लिया, राइट? देखते जाओ कैसे करें, फिर उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन करूंगी इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो ये आ गया 1/2, RS की वैल्यू हो गई 6, OL की वैल्यू है 4, कैंसिल करेंगे, ये आ गया 3, तो ये बन गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ गए? एक मिनट, मीटर में गिवन थी ना यूनिट, तो हर जगह पे बस मीटर मीटर कर देते हैं, बाकी तो सब सही चल रहा है हमारा। यहाँ पे भी मीटर आएगा, ये भी 3 मीटर हो गया, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है और ये 6 मीटर है। तो ये हमारा बन गया 4 मीटर और ये बन गया 12 मीटर स्क्वायर, राइट? ठीक है, अब ORS ट्रायंगल की वैल्यू हमारे पास एरिया आ गया। अब अगर आप एक और चीज देखो, क्या मैं ORS ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का एक और तरीका भी तो सकता है। देखो, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। एक तो हमने ले लिया कि OL और RS, OL हाइट होगी, RS बेस हो गया। अगर मैं RK को हाइट ले लूं और OS को बेस ले लूं, तब भी तो वो ट्रायंगल ORS की वैल्यू आएगी ना, राइट? यही होगा, तो बस वही कर रही हूं मैं। क्या करा, ऑल्सो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS को राइट कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई OS जो कि बेस हो गया और RK जो कि हाइट हो गई, राइट? अब हमें OS की वैल्यू तो पता है, क्या है, 5 मीटर है ना। 5 मीटर क्यों है? क्योंकि ये था हमारा रेडियस गिवन था हमें, तो ये आ गया 1/2। कहाँ, ये गिवन नहीं था, गिवन में हमने राइट किया था कि OR, OS और OM तीनों ही 5 मीटर है, तो OS भी तो 5 मीटर हुआ ना, तो बस वही यूज कर रहे हैं। तो OS की वैल्यू हमने पुट कर दी 5 मीटर और RK की वैल्यू हमें नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं कर रही, राइट? ठीक है, इसको नेम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन, और जो हमने पहले ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया था उसको नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, दोनों ही एरिया ORS ट्राइंगल के है ना, तो एरिया तो सेम ही रहेगा चाहे मैं कैसे भी करके फाइंड कर दूं। तो क्या मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर सकती? कर सकती हो ना, तो बस वही करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम राइट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, क्या राइट कर सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई 5 मीटर मल्टीप्लाई RK इक्वल हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर के। तो यहां से RK की वैल्यू आ जाएगी 12 मल्टीप्लाई 2/5 मीटर, वो हो जाएगा 24/5 मीटर। क्या आ गई? RK की वैल्यू आ गई, राइट? क्लियर है इतना? अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी RM की, राइट? हमारे पास RK की वैल्यू आ गई है, फिर से वही होगा, क्या करेंगे, 24/5 को हम डेसिमल में राइट कर देते, तो ये आ गया 4.8 मीटर। क्या होगा कि अब हमारे पास है OK जो है वो परपेंडिकुलर है RM पे, RM एक कोड है, OK एक परपेंडिकुलर है, तो ये भी हमें यही बताता है कि RK और KM इक्वल हो जाएगा, राइट? फिर से वही चीज ही राइट करेंगे, एज वी नो दैट एज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, फिर से वही चीज सेम है, ये सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ सर्कल बाइसेक्टेड। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर OK परपेंडिकुलर टू RM, दिस इंप्लाइज RK इक्वल हो जाएगा RM के। क्या है, हमें पता है कि परपेंडिकुलर जब सेंटर ऑफ सर्कल से कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाता है
तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो हमारे पास अब O के परपेंडिकुलर गिवन था RM के, तो वो बाइसेक्ट करेगा किसको, RM को। तो R के और KM इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, R के और KM इक्वल हो जाएंगे। आर के की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, क्या है, 4.8 मीटर। तो यहां से हमारे पास आ गया देयरफॉर KM भी क्या हो गया, 4.8 मीटर, राइट। ऑल्सो RM हमें पता है क्या था, RM है हमारे पास RK प्लस KM, तो ये हो गया 4.8 प्लस 4.8 मतलब कि 9.6 मीटर आ गई RM की वैल्यू, जो कि हो गया रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। हमें यही फाइंड करना था, राइट। क्लियर, ठीक है ना, कुछ नहीं किया, बस हमें तीन चीजें गिवन थी कि रेडियस गिवन है, OR, OS और OM हमने ले लिया 5 मीटर है, RS और RM हमें 6 मीटर का डिस्टेंस गिवन था, हमें RM की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमने क्या किया, एक ORS ट्राइंगल लिया और उसमें हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था पहले OL, जो कि RS पे परपेंडिकुलर है। हमें पता है कि जब भी एक सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कोड पे, तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो वहां से हमारे पास RL और LS इक्वल आ गए, तो वो हमारे पास 3 मीटर बन गया। हमने उस 3 मीटर हमने क्या किया, फिर उसको यूज करके हमने OL मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड की। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यों फाइंड की हमने, क्योंकि हमें ट्राइंगल की हाइट चाहिए थी। तो इस वहां से हमें OL की हाइट मिल गई, OL एज हाइट मिल गया 4 मीटर। अब हमने क्या किया, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट का फॉर्मूला यूज करके OL की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS फाइंड कर दिया। अब अगर हम फिर से देखें तो हम ORS का वही सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम बेस और हाइट डिफरेंट लेते हैं। बेस लेते हैं हम इस बार OS और हाइट लेते हैं RK, ठीक है। ऐसा करने से हमें OS की वैल्यू तो पता है लेकिन RK की वैल्यू नहीं पता। फिर हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन में ही एरिया ऑफ ट्राइंगल ORS ही फाइंड किया, तो मतलब दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। वहां से हमें RK की वैल्यू मिल गई 4.8, ठीक है। अब अगर हम देखें तो OK जो है वो भी परपेंडिकुलर है किस पे, RM पे, और RM कोड है सर्कल की और OK कोड के ऊपर परपेंडिकुलर है। फिर से वही चीज यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर जब कोड के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, तो सेंटर ऑफ सर्कल से ड्रॉ किया जाता है, तो वो कोड को बाइसेक्ट कर देता है। मतलब RK और KM इक्वल आ गए। RK की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 4.8, तो हमें KM की वैल्यू भी मिल गई 4.8। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें RM की वैल्यू मिल जाएगी 9.6 मीटर, और हमें यही फाइंड करना था। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है A circular park of radius 20 मीटर is situated in a colony, ठीक है। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस है 20 मीटर, ठीक है। 3 boys, अंकुर, सईद and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. You have to find the length of the string of each one. 3 फ्रेंड्स हैं, अंकुर उसको हमने डिनोट कर दिया A से, S से सईद को और D से डेविड को, और तीनों के पास एक टेलीफोन है, टेलीफोन टॉय है और वो उससे बात कर रहे हैं। हमें लेंथ फाइंड करनी है ईच स्ट्रिंग की, मतलब हर फोन की स्ट्रिंग की। तो वो क्या मतलब हमें लेंथ किसकी फाइंड करनी है, AS, SD और AD की, ठीक है। और हमें ये गिवन है कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। इसका मतलब हम इन तीनों में से कोई भी एक फाइंड कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, राइट। अब देखो हमें और क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि AS, SD और AD तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं ना, तो हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो 2x है। हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, हमें यही तो फाइंड करके दिखाना है। तो हमें अब क्या करना है कि फाइंड करना है कि लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग क्या होगी। उसके लिए हमने ना कंस्ट्रक्शन कर दी। कंस्ट्रक्शन क्या की कि AP ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर SD के, AP परपेंडिकुलर टू SD, और SR ड्रॉ करा परपेंडिकुलर टू AD, और DQ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AS की, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहली चीज तो हमें पता है कि एज AP जो है वो परपेंडिकुलर है SD के, है ना। अगर AP पूरा SD के परपेंडिकुलर है तो O जो है वो इसके मिडल में आ रहा है, जो कि सेंटर है सर्कल का। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर होगा SD के, कह सकते हैं,
राइट। अगर अब OP परपेंडिकुलर है SD के तो OP परपेंडिकुलर है SD, SD एक कॉर्ड है, मतलब वही चीज आ गई कि सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, राइट। कॉर्ड को बाइसेक्ट होने के बाद हमारे पास SP और PD इक्वल आ जाएंगे, राइट। इसका मतलब हम यहां से राइट कर सकते हैं कि SP इक्वल है PD के। रीजन क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू chord bisect the chord, राइट। यही आ गया। अब हमारे पास एक चीज तो ये आ गया। अब सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि AR RD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि SR जो है वो AD पे परपेंडिकुलर है, और सिमिलरली हम AQ और QS को भी इक्वल कह सकते हैं, राइट। बोल सकते हैं ना। तो बस ये नोट कर लेते हैं हम। वी आर राइटिंग सिमिलरली, हम क्या क्या बोल सकते हैं कि AR RD के इक्वल है एंड SQ QA के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ गया, देखो ये पूरा हमने AS SD और DA इनको हमने 2x माना था। तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करवा रहे हैं तो मतलब ये x के इक्वल आ गया ना, है ना। और इसी तरह से हमारे पास इनकी वैल्यूज भी x आ गई और इसकी वैल्यू भी x आ गई। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि ये सारी साइड्स SP PD और AR RD SQ और QA ये सारे हमारे पास हो गए x के इक्वल, राइट। ये सारे हमारे पास किसके इक्वल हो गए? x के इक्वल, है ना, राइट। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इन ट्राइंगल OPD, हम OPD ट्राइंगल की बात करते हैं। हमारे पास PD की वैल्यू है x, राइट, और OD हमें गिवन है वो है रेडियस जो कि है 20। तो क्या हम OP की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? क्योंकि OP परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है तो ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। राइट ट्राइंगल में OP हो गया परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं अगर हम वो पाइथागोरस थ्योरम से, राइट। तो यहां से हम राइट करेंगे कि OP स्क्वायर इक्वल हो जाएगा OD स्क्वायर माइनस PD स्क्वायर के, राइट। OD स्क्वायर हमें पता है क्या है 20 स्क्वायर और PD स्क्वायर है x का स्क्वायर। तो ये आ गया 400 माइनस x स्क्वायर, और जहां से हमें OP की वैल्यू मिल जाएगी स्क्वायर रूट 400 माइनस x स्क्वायर। कोई डाउट है अभी इसमें? क्लियर। अब देखो, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो क्या करता है, सेंट्रॉइड, उसमें सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड कर देता है मीडियन को इन द रेशियो 2:1, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, राइट। मतलब वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो OA है वो डबल हो जाएगा OP के। क्या कहना चाह रही हूं मैं कि मीडियन क्या है, इस सर्कल में मीडियन है AP, ठीक है, और सेंट्रॉइड बन रहा है हमारा O, इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। अब ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, मतलब AO रेशो OP 2:1 होएगा, है ना। तो अगर OP 400 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो AO उसका डबल हो जाएगा, राइट, है ना। बस यही चीज राइट करेंगे अब हम। नेक्स्ट देखो, यही राइट करना है हमें। ये आएगा हमारे पास 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1, ठीक है। देयरफॉर OA रेशो OP इज 2:1, क्लियर। तो यहां से दिस इंप्लाइज हमारे पास OA आ जाएगा ट्वाइस ऑफ OP,
जो कि हो गया ओ ए हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ओ ए की वैल्यू भी आ गई, ओ पी की वैल्यू भी आ गई, तो हमें ए पी की वैल्यू मिल जाएगी। ए पी क्या है, ओ ए प्लस ओ पी, तो ये हो गया 2√400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √400 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 3√400 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें अभी तक? नहीं। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, अब हम लेते हैं ए पी डी ट्राइंगल। अब ए पी डी ट्राइंगल में हमारे पास ए पी की वैल्यू आ चुकी है, ए डी हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ही 2x लेट कर लिया था, तो पी डी की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, x है। वहां से हमें x की वैल्यू मिल सकती है ना अगर हम सॉल्व कर दे तो पाइथागोरस थ्योरम से, राइट? तो बस वही करना है हमें। चलो राइट करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी डी हम क्या कह सकते हैं कि ये हो गया ए डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के, राइट? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट? तो यहां से ए डी हमारे पास क्या है, 2x का स्क्वायर। ए पी हमने अभी फाइंड किया है, क्या फाइंड किया है, 3√400 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस पूरे का आ गया स्क्वायर, राइट? और पी डी स्क्वायर हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर आया 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया नॉर्मल 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, ये बना 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 400 3600 माइनस 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बना 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 माइनस 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे तो बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 3600, मतलब 12x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3600, मतलब हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3600 बाय 12, राइट? जो कि हो गया x स्क्वायर हो गया 300। अब 300 का अगर हम, तो x की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 300, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम इसका, ये आ गया 2 पर आएगा 150, फिर से 2 पर आएगा 75, फिर 5 पर आएगा 15, फिर से 5 पर आएगा 3, और जे आएगा 3 पर 1 पेयर बना, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 3 एज इट इज रह गया, तो x की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर, मतलब हमें पी डी की वैल्यू मिल गई 10√3 मीटर, जो कि था x, ठीक है? अब एस डी देखो क्या था, पी डी हमें मिल गया x, है ना, और जे भी x है क्योंकि पूरा 2x है, तो एस डी क्या हो जाएगा, उसका डबल, राइट? तो एस डी हमारे पास आ गया ट्वाइस ऑफ पी डी, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10√3 मीटर, मतलब वो हो गया 20√3 मीटर। एक स्ट्रिंग जो आई है, तीनों स्ट्रिंग इक्वल थी, मतलब तीनों की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग वो हो गई हमारी 20√3 मीटर, ये हमारा आंसर है। क्लियर? इजी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार देखने में लगता है कि बड़ा है, समझ आ जाता है, दोबारा फिर से एक बार रिवाइज करो, फिर एक बार फिर से बिना देखे रिवाइज करो, इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इस चैप्टर में बस है ही यही, एक बार में हमें समझाने पे समझ आ जाता है, लेकिन हम जब खुद करने बैठते तो हम फिर से भूल जाते हैं, राइट? तो एक बार देख के समझो, फिर से देखकर समझो, फिर देखते देखते साथ साथ नोट करते जाओ, फिर उसके बाद अपने आप से ट्राई करो, हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अब नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम का नेम है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है उस पे जो आर्क बनती है उस पे क्या एंगल होता है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब मोटी मोटी बात है कि एक सर्कल है,
ठीक है, वहां से हमने क्या किया, ये हमने ले ली एक आर्क, ये हमने लिया सेंटर पे एंगल, ये हमने ली आर्क, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, उस आर्क से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये हमने आर्क लिया है ए बी, ठीक है। उस आर्क से जो ये है हमारे पास सेंटर, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा किसके, एन एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। उस आर्क को छोड़ के जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट हुआ सेंटर का, हमने मान लिया इसको सी, तो उस पर जो एंगल बनेगा सेंटर वाला एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा होगा उसके। मतलब अगर मैं एंगल ए सी बी को x ले रही हूं तो एंगल ए ओ बी 2x होगा, अगर इसको मैंने थीटा ले लिया तो ये एंगल 2 थीटा होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो सेंटर पे एंगल बनेगा 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 डिग्री बनना है तो सेंटर पे एंगल बनेगा 120 डिग्री। मेन बात ये है, ठीक है। देखो इसको करना कैसे, सबसे पहले हम गिवन चीज राइट करते हैं कि गिवन क्या है हमें, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पे, और हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी एंगल डबल होगा किसके, ए सी बी एंगल के। ए ओ बी एंगल मतलब सेंटर पे एंगल बन रहा है और ए सी बी एंगल मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल बन रहा है, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम सी और ओ को ज्वाइन कर देंगे, मतलब सेंटर को हम जो दूसरा पॉइंट आ रहा है सर्कल के ऊपर उससे ज्वाइन करेंगे और उसको हम एक्सटेंड करेंगे कहां तक, एम तक, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस देखो क्या है, हमने लिया केस 1 में, देखो हमारे पास क्या आएगा कि केस 1 हमारे पास इस टाइप का आएगा, ठीक है। उसमें हमारे पास हमने क्या लिया कि ए बी जो है वो हमारे पास माइनर आर्क है ना। माइनर आर्क मेजर आर्क मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था कि क्या होता है। माइनर आर्क का मतलब आर्क जो कि छोटी वाली होती है, और मेजर आर्क होगी जिसके ऊपर सी पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ए बी अब माइनर आर्क है और जो सी पॉइंट है, सी वो पॉइंट है इज अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग मेजर आर्क, जो कि मेजर आर्क का रिमेनिंग पोर्शन है उस पर है, राइट, यही चीज है। अब हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल ओ ए सी लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। इसके अंदर देखो, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ओ ए और ओ सी इक्वल है, बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस है ना। तो अब ये दोनों रेडियस है तो हमने राइट कर दिया कि ओ ए इक्वल है ओ सी के, क्योंकि ये दोनों हमारे पास हैं रेडाई ऑफ सर्कल, राइट। अब देखो जब हमने ओ ए सी ट्राइंगल लिया, ओ ए और ओ सी इक्वल आ गए, हमें पता है कि अगर उस किसी ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स जो है वो भी इक्वल होते हैं, राइट। तो मतलब हमें कौन कौन से एंगल इक्वल मिल जाएंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, क्योंकि ओ ए के ऑपोजिट एंगल बनेगा ओ सी ए एंगल और ओ सी के ऑपोजिट एंगल बनेगा ओ ए सी एंगल। मतलब हम यहां से राइट कर सकते हैं कि एंगल ओ सी ए इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के। रीजन क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, राइट। एक ये चीज आ गई। अब अगर हम बी ओ सी ट्राइंगल ले लें या फिर ओ बी सी ट्राइंगल ले लें, मतलब अब हम लेते हैं ट्राइंगल ओ बी सी। अब ओ बी सी ट्राइंगल में भी हम क्या कह सकते हैं कि ओ बी और ओ सी इक्वल है, राइट। ओ बी इक्वल है ओ सी के, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडाई हैं सर्कल की, और सेम रीजन से ही इनके ऑपोजिट एंगल मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, राइट। मतलब हम राइट करेंगे ओ बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ओ सी बी, राइट। तो ओ सी बी इक्वल हो जाएगा, ओ सी का ऑपोजिट एंगल है हमारे पास ओ बी सी, रीजन वही एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर, 2 चीजें आ गई अब हमारे पास। हम इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको नेम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब देखो अब हमें आगे क्या करना है, हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। मैं इसको कॉपी कर लूँ एक बार दूसरे पेज पे क्योंकि ये आगे जा रहा है।
क्या था हमारे पास, देखो अब हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नेम से एक प्रॉपर्टी होती है ना। उस प्रॉपर्टी से अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एंगल प्लस ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। किस एंगल के इक्वल होगा? इस एंगल के। कह सकते हैं हम इसको ऐसा, राइट। और हम दूसरी तरफ से क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। बोल सकते हैं ना। तो बस हम यही राइट करेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, पहले हम लेते हैं ओ ए सी ट्राइंगल में कि एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल होगा एंगल ओ ए एम के, राइट। और हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों को इक्वल प्रूव किया, तो मैं दोनों पे एक ही चीज राइट कर सकती हूँ, ओ ए सी प्लस ओ ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए एम के यूजिंग 1, राइट। तो यहां से मेरे पास आ गया डबल ऑफ एंगल ओ ए सी इक्वल हो गया एंगल ओ ए एम। क्लियर? अब मेरे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और हम ये भी राइट कर सकते हैं, अगर हम बी ओ सी ट्राइंगल की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल होगा एंगल ओ ओ, एक मिनट, हमने ओ ए एम नहीं लेना, ए ओ एम लेना है। यहां हमने राइट रॉन्ग किया है, ये आएगा ए ओ एम। वही मैं सोचू क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। और दूसरे वाले में हमारे पास आएगा बी ओ एम। तो यहां हमारे पास आएगा कि इन दोनों का, इसका और इसका सम इसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा बी ओ एम, राइट। तो अब अभी हमने सेकेंड इक्वेशन में ये प्रूव किया था कि ओ बी सी एंगल ओ सी बी के इक्वल है, तो यहां मैं राइट कर सकती हूँ ओ बी सी इक्वल हो गया एंगल बी ओ एम के, राइट। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी सी इक्वल हो गया एंगल बी ओ एम के, है ना। इसको हम नेम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको हम नेम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को ऐड कर देते हैं। थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पे क्या आएगा, अच्छा एक और चीज, यहां से हम, रुको, एक और चीज देखो, ये वाला फिर से देखो, जिसलिए कर रहे थे वो तो उल्टा कर दिया हमने। यस, क्या है, ओ ए सी और ओ सी ए, ये ए ओ एम के इक्वल कहा था ना मैंने। अब हमें क्या चाहिए, हमें लास्ट में तो ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल चाहिए ना, तो मैं सी वाले को लेकर चलूंगी, मतलब ओ ए सी को मैं ओ सी ए राइट कर सकती हूँ, चाहे इसको ये राइट कर दो चाहे इसको ये राइट कर दो, एक ही बात है ना। तो यहां से मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ सी ए इक्वल हो गया ए ओ बी के, राइट। सिमिलरली जब हम ओ बी सी ट्राइंगल में बात करेंगे तो ओ बी सी प्लस ओ सी बी बी ओ एम के इक्वल था, तो हम ओ बी सी को ओ सी बी भी राइट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास आ गया ये, तो यहां से डबल ऑफ ओ सी बी हो गया बी ओ एम के। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को करते हैं ऐड। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करने के बाद ऐड 3 and 4, हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल, कौन कौन से का आएगा, ओ सी ए प्लस ओ सी बी, ओ सी ए प्लस 2 ऑफ एंगल ओ सी बी इक्वल आ जाएगा किसके, ए ओ बी प्लस बी ओ एम, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एम। तो यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन गया ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी, और ये राइट साइड पे हमारे पास सेम आ जाएगा ओ ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ एम। अब देखो फिगर में ओ सी ए प्लस ओ सी बी, ए सी बी एंगल बन रहा है, राइट। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल आ गया ए ओ बी प्लस बी ओ एम एंगल ए ओ बी बन रहा है, तो ये आ गया ए ओ बी के इक्वल, और हमें यही प्रूव करके दिखाना था,
ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो हमने प्रूव कर दिया। अब देखो हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या करेंगे हम? सेकंड केस में हमारे पास आएगा, हमारे पास बन रहा है कि ए ओ बी एंगल जो है हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 180 डिग्री का है ना, क्योंकि एंगल क्या है? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे है। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं एंगल ए ओ बी 180 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल है स्ट्रेट लाइन पे, राइट। और हम एंगल ए सी बी को 90 डिग्री का एंगल बोल सकते हैं डायरेक्टली। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये एंगल जो है वो सेमी सर्कल पे बन रहा है, और हमें पता है कि जो सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल ऑल्सो, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एक सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहां से हम क्या कह सकते हैं? अगर मैं ट्वाइस ऑफ ए सी बी लूं तो वो क्या आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल हो गया एंगल ए ओ बी के। यही हमें प्रूव करना था। तो सेकेंड केस में तो बहुत ईजिली प्रूव कर दिया, ठीक है। हम तीन तरह से ले सकते थे ना, ए बी, पहले मैंने माइनर आर्क ले ली, फिर ए बी को मैंने सेमी सर्कल के ऊपर आर्क ले ली, और अब हम नेक्स्ट केस में क्या करेंगे कि ए बी को हम मेजर आर्क लेंगे। अब इस केस में देखो क्या बनेगा। हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1, मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल का डबल होगा। कैसे? जैसे हमने फर्स्ट में प्रूव किया है ना, बिल्कुल सेम एज इट इज वही करना है। तो हम बस जहां पर डायरेक्ट राइट करेंगे एज इन केस 1। क्या किया हमने? ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ इक्वल है एंगल ए ओ एम के, एंड ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ओ इक्वल होगा एंगल बी ओ एम के। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी ओ प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम के। तो वहां से हमारे पास आ गया, इन दोनों का 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए सी ओ प्लस बी सी ओ हमारे पास हो जाएगा एंगल ए सी बी, और ए ओ एम प्लस बी ओ एम हो जाएगा हमारे पास ए ओ बी। मतलब यही तो प्रूव करना था। तो हमने तीनों केसेस प्रूव कर दिए। सेकंड केस को हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो मीनिंग नहीं बन रहा। क्या ही मीनिंग बन रहा है ना दोबारा दोबारा एक ही चीज को प्रूव करने का। बस हमें फर्स्ट और थर्ड केस में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि हमने ए बी को फर्स्ट केस में माइनर आर्क लिया था, और यहां पर हमने मेजर आर्क ले लिया, बस दैट्स इट। ओके, तो ये हो गया हमारे, ये वाली थ्योरम हो गई प्रूफ। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक और थ्योरम। ये थ्योरम हमें क्या कहती है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। मतलब कि ये हमारे पास एक सर्कल है, राइट, और सेगमेंट हमारे पास क्या हो गया? हमने ए बी 2 पॉइंट्स ले लिए सर्कल पे, तो हमारे पास 2 सेगमेंट्स बन गए, एक ये वाला सेगमेंट और एक ये वाला सेगमेंट। ये सेगमेंट है मेजर सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, क्योंकि वो छोटा है, राइट। और हमने क्या किया? हमने यहाँ पर काफी सारे एंगल्स बना दिए। एक हमने सी पॉइंट पे एंगल बना दिया, एक हमने ई पॉइंट पे बना दिया, एक डी पे बना दिया, एक ई पे बना दिया, और ये सारे एंगल्स क्या बन रहे हैं? सर्कल की सेम सेगमेंट, मतलब मेजर सेगमेंट पे बन रहे हैं। तो सेम सेगमेंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सिमिलर फॉर द केस ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे सर्कल के वो सारे इक्वल होंगे। वेयर दोनों सेगमेंट्स में ये चीज वैलिड है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, बस इसके स्टेटमेंट लर्न करने, आपने इसका प्रूफ नहीं होता। नेक्स्ट है, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। मतलब आपके पास एक सर्कल है, ये रहा हमारा सर्कल, ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा,
ठीक है। अब इसने क्या किया, इस लाइन ने एक हमारे पास सर्कल के ऊपर यहां पर एंगल बना दिया, ठीक है, एक इस पॉइंट पे एंगल बना दिया। इसको हमें मान लिया कि ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है और इस ए बी सेगमेंट लाइन सेगमेंट ने सी पॉइंट पे एक एंगल बना दिया, ये वाला, ठीक है। और अब इस लाइन सेगमेंट ने एक एंगल हमारा बना दिया यहां पर डी पॉइंट पे। तो अब ये क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the line segment the four points lie on a circle। मतलब लाइन सेगमेंट ने जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है वो इक्वल एंगल बना रही है दो अदर पॉइंट्स में, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। मतलब हमें ये गिवन है कि एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल ए डी बी के, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर ऐसा है तो ये जो चारों पॉइंट्स होंगे ना ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करेंगे और जब चार पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं मतलब कि सेम सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो वो कॉन्साइक्लिक हो जाते हैं। क्लियर, समझ गए, कोई डाउट है? चलिए आगे। नेक्स्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD वो साइक्लिक होगा अगर उसके चारों वर्टिसेस जो है वो सर्कल पे लाई करें। सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल ले लिया, चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, बात खत्म, और कुछ भी नहीं है इसमें। नेक्स्ट है सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। मतलब ये एक सर्कल है, ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमने इसको नाम दे दिया ABCD। तो सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, मतलब A और C यहाँ पे अपोजिट एंगल्स हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा, B और D अपोजिट एंगल्स है तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं क्वाड्रिलेटरल के, और उसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर, मतलब यहां से हमारे पास आ गया कि एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा और एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इसी का कन्वर्स है कि अगर हमें ये गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट साइड्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास, अब है क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है, उस फिगर में हमें A, B और C तीन पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। अब वो तीनों पॉइंट्स एक सर्कल पे हैं जिस, और उस सर्कल का सेंटर है O, सच दैट कि BOC एंगल, मतलब ये एंगल है 30 डिग्री का, AOB एंगल है 60 डिग्री का, और उन्होंने कहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC। इस ABC आर्क के अलावा कहीं और D पॉइंट है, मतलब वो यहां पर है, आपको ADC एंगल फाइंड करके दिखाना है। अरे ये तो सिंपल सी जो हमने 3 केसेस वाली थ्योरम की थी वही तो है। वो थ्योरम हमें क्या कहती थी कि जो सेंटर पे एंगल होता है, अगर वो एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है किसका, रिमेनिंग पार्ट के एंगल से, राइट। इसका मतलब हमने क्या राइट करना है, सीधा सीधा यही राइट करना है, वी नो दैट क्या पता है हमें, एंगल एट सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल at any other part of the circle, right। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि एंगल ADC जो है वो क्या है, ADC किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल AOC होगा, है ना। क्या गिवन था हमें कि जो सर्कल के ऊपर, जो सेंटर के ऊपर एंगल बनता है वो डबल होता है। इसका मतलब या फिर हम इसको ये भी तो राइट कर ही सकते हैं ना, अगर आप ये नहीं करोगे तो मतलब हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, सेम ही बात है ये वैसे तो।
कि एंगल सेंटर पे जो सर्कल है AOC डबल है किसका, एंगल ADC का, राइट। और हम यहाँ पर AOC एंगल को अगर आप फिगर में ध्यान से देखो तो क्या राइट कर सकते हैं, AOB प्लस BOC। तो बस राइट कर देते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल हो गया डबल ऑफ एंगल ADC, राइट। AOB हमारे पास गिवन है कितना, 60 डिग्री का, और BOC गिवन है 30 डिग्री का, तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, मतलब 90 डिग्री इक्वल हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, मतलब यहाँ से एंगल ADC आ गया 90 डिग्री बाय 2, मीन्स एंगल ADC की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर, यही हमें फाइंड करना था। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक कॉर्ड है, आपने मान लिया कि वो कॉर्ड है हमारे पास AB, वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के, मतलब OA और OB जो है वो हमारे रेडियस है, तो मतलब ये तीनों इक्वल है। तो हमने गिवन में राइट कर दिया इसको कि AB, OA और OB इक्वल है, जहां पे OAB जो है वो कॉर्ड है, OA और OB जो है वो क्या है, रेडियस, ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। आपको क्या करना है, आपको एंगल फाइंड करना है जो कि माइनर आर्क, जो कि कॉर्ड से सबटेंड हो रहे, कहां पर, माइनर आर्क पे भी और मेजर आर्क पे भी। मतलब आपको फाइंड क्या करके बताना है कि C और D, आपने मान लिया कि C जो है वो एक पॉइंट है मेजर आर्क पे और D पॉइंट है माइनर आर्क पे, तो C अगर मेजर आर्क पे पॉइंट है तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल ACB, ठीक है। और अगर D एंगल माइनर आर्क पे तो हमें एंगल फाइंड करना है ADB। मतलब अब हमें ये दोनों एंगल्स फाइंड करके बताने हैं, कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या है कि हमें ये एंगल फाइंड करना है, और हमारे पास हम ये वाला एंगल अगर पता हो तो हमें पता है कि सेंटर पे एंगल जो है वो डबल होता है किसके, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उससे, राइट, सेम साइड पे। तो हमें उसके लिए AOB ट्राइंगल का एंगल का पता होना जरूरी है। अब देखो, हमें गिवन है कि ट्राइंगल AOB में AB, OA और OB तीनों साइड्स इक्वल है। मतलब तीनों साइड्स कौन से ट्राइंगल में इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जो कि 60 डिग्री के होते हैं, हमें पता है। मतलब हमें ये एंगल मिल गया ना, बस राइट करते हैं, सिंस इन ट्राइंगल AOB हमारे पास क्या है, AB इक्वल है OA के और वो इक्वल है OB के, राइट। दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल AOB क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्लियर। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल AOB इक्वल होगा 60 डिग्री के, राइट। ये चीज तो हमें पता चल गई। अब तो हम यहां पर राइट कर सकते हैं कि क्या, ये 60 डिग्री के इक्वल है, करेक्ट। अब आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम, आगे हम अब हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है वो किसी और पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है, राइट। तो बस यही राइट करते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double the angle at the remaining part, right। इसका मीनिंग हमारे पास क्या आ गया कि एंगल AOB जो है वो डबल होगा किसके, एंगल ACB के, राइट। तो यहां से हमारे पास AOB एंगल है 60 डिग्री, तो वो आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB, मींस एंगल ACB एंगल हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री बाय 2, मतलब एंगल ACB हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें एक एंगल तो यही फाइंड करना था, राइट, करेक्ट। अब देखो, अब हमने एक और थ्योरम भी की थी कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, राइट। अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और इसके चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट, है ना। तो अब हम ये राइट कर सकते हैं कि एज ABCD
इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हमें ये भी पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, राइट। देयरफॉर यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ACD प्लस एंगल ADB इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, राइट। ACD अभी हमने फाइंड किया, वो है 30 डिग्री, और एंगल ADB हमें नहीं पता है, ये इक्वल आ गया 180 डिग्री के, तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल ADB इक्वल हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज 150 डिग्री, मतलब एंगल ADB की वैल्यू आ गई 150 डिग्री, और हमें सेकेंड एंगल यही फाइंड करना था, तो दोनों एंगल्स फाइंड हो गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है वो, इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये हमें गिवन है, मतलब ये वाला एंगल 100 डिग्री का है, जहाँ पे PQ और R जो है वो पॉइंट्स है सर्कल पे विद सेंटर O, हमें एंगल OPR फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। हमने गिवन भी राइट कर लिया और जो फाइंड करना है वो भी राइट कर लिया। अब देखो ये केस जो हमने एक थ्योरम की थी जिसमें हमारे पास क्या आता है कि वो वाले 3 केसेस बनते हैं, है ना, और हमें ये कहा जाता है कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है किसका, डबल होता है किसका, जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बनता है उसके, राइट। तो हमने जब ये वाला पार्ट किया था तो हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ की थी एक लाइन, और ये वाला एंगल हमारे पास आया था, राइट। लेकिन हमें फाइंड कौन सा करना है, ये एंगल, है ना। अब देखो यहां से एक बार मैं आपको वो वाली थ्योरम फिर से दिखाती हूँ, वो थ्योरम हमारी थी ये रही, ये वाली थी। हमने यहाँ पर क्या किया था, इस एंगल को प्रूव किया था कि ये डबल है इसका मतलब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, अंदर की साइड वाले एंगल की बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसका रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, मतलब ये जो है वो इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा ना। मतलब मैं इस चीज को ये भी तो राइट कर सकती हूँ कि ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB के। अब ये वाला एंगल AOB कौन सा है, जब हम रिफ्लेक्स ले रहे हैं, जब हम अंदर वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अगर हम बाहर की बात करेंगे, बाहर वाले इस एंगल की बात करेंगे AOB की, तो यही आएगा, लेकिन अगर हम अंदर वाली साइड के एंगल की बात करेंगे तो वो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, रिफ्लेक्स होगा इस एंगल का, राइट। तो यही चीज अब हमें इस क्वेश्चन में यूज करनी है। इस क्वेश्चन में अब हमारे पास हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, राइट। लेकिन हमारे पास गिवन क्या होता है, थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है कि ये एंगल, ये वाला इसका, ये रिफ्लेक्स एंगल जो बनेगा इसका, वो डबल होगा इस एंगल के PQR के। तो यहां से हम राइट करेंगे, हमें पता है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर is double than at the remaining part, राइट। तो यहां से हमारे पास आ गया, इस केस में हम राइट कर सकते हैं कि रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल PQR के, राइट। तो ये हमें PQR की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या पता चल गया कि POR, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR जो है वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। बस यही राइट कर देते हैं, फिर ये आ जाएगा हमारे पास रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 100 डिग्री के, वो हो गया 200 डिग्री। मतलब हमारे पास ये एंगल आया है 200 डिग्री। अगर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POR 200 है तो POR एंगल क्या होगा, 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, है ना। तो बस हमारे पास फिर आ गया POR की वैल्यू आ गई 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, जो कि हो गया 160 डिग्री। मतलब इस एंगल की वैल्यू आ गई 160 डिग्री। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है OPR। अभी तो हमें मिला है क्या, POR की वैल्यू। अब हम देखते हैं, अब OPR फाइंड करने के लिए हमें कौन सी ट्राइंगल लेनी होगी, इन ट्राइंगल OPR या फिर POR, कुछ भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि OP और OR दोनों रेडियस है ना, तो ये दोनों तो इक्वल होंगी, तो हम राइट कर सकते हैं कि OP
ओ आर के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडाई ऑफ सर्कल, राइट, यही है। और हमें क्या पता है कि एंगल ओ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही है। तो हम यहां से राइट कर सकते हैं कि एंगल ओ पी आर, ओपी के ऑपोजिट है ओ आर पी, तो यहाँ हम ओ आर पी राइट करेंगे, और ओ आर के ऑपोजिट है ओ पी आर, तो यहाँ हम ओ पी आर राइट करेंगे। क्यों ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हैं ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो आ गया इक्वल, एक एंगल हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो हम ये राइट कर सकते हैं। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर, ये इन तीनों का सम इक्वल होगा 180 डिग्री के, राइट। और ओ आर पी और ओ पी आर तो इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है, राइट। हमें फाइंड करना है ओ पी आर की वैल्यू, तो हम ओ आर पी की जगह पे भी ओ पी आर पुट कर देते हैं। ओ पी आर को हमने एज इट इज राइट कर दिया, और पी ओ आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी, वो क्या थी, 160 डिग्री, तो ये आ गया प्लस 160 डिग्री, इक्वल में आ गया 180 डिग्री, राइट। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर, किसके इक्वल हो गया, प्लस 160 डिग्री इक्वल हो गया 180 डिग्री के। तो यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इक्वल आ गया 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, जो कि हो गया 20 डिग्री। मतलब ओ पी आर क्या होगा, हाफ ऑफ 20 डिग्री, मतलब कि 10 डिग्री, और हमें यही वैल्यू फाइंड करके दिखानी थी। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर एंगल ए बी सी 69 डिग्री है, मतलब हमें ये एंगल गिवन है। ए सी बी एंगल 31 डिग्री है, मतलब हमें ये एंगल गिवन है, और हमें बी डी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। मतलब हमें ए बी सी के दो एंगल्स गिवन है और हमें बी डी सी फाइंड करके दिखाना है। तो अब देखो, अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल की बात करूं तो उस ट्राइंगल के मुझे तीन एंगल्स में से दो एंगल्स की वैल्यू पता है, तो मैं थर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, राइट। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम राइट करेंगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल होगा 180 डिग्री के। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 69 डिग्री, ए सी बी की वैल्यू है 31 डिग्री, बी ए सी हमें फाइंड करना है, तो हमने उसको एज इट इज राइट कर दिया, वो हो गया 180 डिग्री के इक्वल, राइट। अब 69 प्लस 31 कितना होगा, 100 डिग्री, प्लस एंगल बी ए सी एज इट इज इक्वल में आ गया 180 डिग्री। तो यहां से एंगल बी ए सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, मतलब एंगल बी ए सी हमारे पास हो गया 80 डिग्री के इक्वल, राइट। अब देखो, अगर आप ये देखो तो हमारे पास दो सेगमेंट बन रही हैं, सेगमेंट एक ये वाली सेगमेंट बन रही है और एक ये वाली सेगमेंट बन रही है, और बी ए सी एंगल और बी डी सी एंगल दोनों ही एंगल्स हैं सेम सेगमेंट पे, है ना। और हमने एक थ्योरम की थी कि सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि एंगल बी डी सी बी ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट पे है। तो बस नाउ क्या है, एंगल बी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं, इन द सेम सेगमेंट, राइट। तो यहां से हमारे पास एंगल बी डी सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 80 डिग्री, और हमें यही फाइंड करके देना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमें इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट के ऊपर, ठीक है, और बी ई सी एंगल हमें गिवन है 130 डिग्री, और ई सी डी एंगल हमें गिवन है
BEC एंगल है 130 डिग्री, मतलब ये रहा एंगल, और ECD एंगल मतलब ये एंगल गिवन है 20 डिग्री। हमें फाइंड करना है BAC एंगल। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, अगर मैं ये वाला एंगल BEC और DEC देखूं तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, तो मुझे DEC एंगल मिल जाएगा यहां से। बस यही करते हैं हम, क्या राइट करते हैं, एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो यहां से BEC की जगह पे मैंने राइट किया 130 डिग्री गिवन था, प्लस एंगल DEC इक्वल आ गया 180 डिग्री के। यहां से एंगल DEC की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, और ये हो गया 50 डिग्री। मतलब एंगल DEC हमें मिल गया 50 डिग्री। यहां राइट कर देते हैं, ये है 50 डिग्री, राइट। अब देखो DEC ट्राइंगल में दो एंगल्स पता है हमें, तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सा होगा, ये CDE, राइट, करेक्ट। तो अब हम करते हैं इन ट्राइंगल DEC, हम क्या राइट करेंगे, एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्यों, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, करेक्ट है इतना। आगे देखो, बस इनकी वैल्यूज पुट करते हैं और वहां से हमें मिल जाएगी वैल्यू किसकी, CDE की। तो हम यहाँ राइट करेंगे DEC की वैल्यू हमारे पास आई थी 50 डिग्री, तो ये हमने राइट कर दिया 50 डिग्री प्लस ECD है हमारे पास 20 डिग्री, और CDE हमें नहीं पता है, इनका सम है 180 डिग्री के इक्वल। मतलब हमारे पास आ गया 70 डिग्री प्लस CDE इक्वल हो गया 180 डिग्री के। यहां से एंगल CDE की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि हो गई 110 डिग्री, राइट। अब देखो, अगर CDE एंगल है तो मैं इसको CDB एंगल भी तो राइट कर सकती हूँ ना, एक ही बात है, क्योंकि DE वाली साइड ही हमारी आगे एक्सटेंड हो रही है, राइट। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि एंगल CDB इक्वल है 110 डिग्री के, करेक्ट। नाउ अब हम क्या कह सकते हैं, हमें फाइंड करना था BAC एंगल। हमें पता है कि BAC एंगल और CDB एंगल जो है वो सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल जो है वो क्या है, इन सेम सेगमेंट, राइट। तो यहां से एंगल BAC की वैल्यू हमारे पास आ गई 110 डिग्री, और हमें यही फाइंड करना था। क्लियर, इजी। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है हमें, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसके डायगोनल्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पे, मतलब यहाँ पर, ठीक है। DBC एंगल 70 डिग्री गिवन है, मतलब ये एंगल गिवन है हमें। BAC एंगल 30 डिग्री गिवन है, मतलब ये एंगल गिवन है, और हमें फाइंड करना है BCD एंगल, मतलब ये वाला एंगल। और हमें फिर उसके बाद गिवन है कि AB और BC इक्वल हैं, तो आप फाइंड करो कि ECD एंगल क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या क्या, वो राइट करते हैं। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और फिर गिवन है कि AB और BC इक्वल है, DBC एंगल 70 डिग्री और BAC एंगल 30 डिग्री है, राइट। और हमें फाइंड करने हैं दो एंगल BCD और ECD। तो इसके सॉल्यूशन में देखो कैसे करेंगे। अगर हम ये कह दें, कह क्या दें, अगर आप फिगर देखो तो हमारे पास CD एक कॉर्ड है, राइट। और हमें पता है कि सर्कल में जो कॉर्ड होता है वो सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, राइट। और हमने एक थ्योरम की है कि अगर सेम सेगमेंट में एंगल्स हैं तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास, अगर आप ये देखो तो CD कॉर्ड के अकॉर्डिंग DAC एंगल और DBC एंगल ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। तो हम यही राइट करते हैं, टेकिंग CD एज कॉर्ड। अगर हम CD को कॉर्ड ले ले तो उससे क्या होगा, एंगल DAC इक्वल होगा एंगल DBC के। रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट में है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ओके। अब देखो, अब हमें DBC एंगल ऑलरेडी गिवन था कि वो 70 डिग्री है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर एंगल DAC की वैल्यू क्या हो गई, 70 डिग्री, राइट।
इतना क्लियर है। अब देखो, अब हमें फाइंड क्या करना है, बी सी डी एंगल चाहिए हमें, है ना। अगर आप डी ए बी एंगल लो, मतलब ये वाला पूरा एंगल, हमने डी ए सी मतलब ये एंगल फाइंड कर लिया है, ये एंगल हमें पता है, तो क्या हमें इससे ये पूरा एंगल नहीं पता चल जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो, राइट। तो बस यही करते हैं, क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास आ गया है अब 70 डिग्री, तो हमने राइट कर दिया कि डी ए बी एंगल होगा डी ए सी प्लस बी ए सी, जो कि हो गया डी ए सी अभी हमने फाइंड किया है 70 डिग्री, बी ए सी हमें गिवन था 30 डिग्री, तो ये हो गया 100 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा एंगल आ गया हमारे पास 100 डिग्री का। अब आपको ये भी गिवन है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, और हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो उससे हम क्या कह सकते हैं कि इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा, राइट। तो बस वही राइट करेंगे, एज ए बी सी डी, as ABCD is a cyclic quadrilateral, क्योंकि ये cyclic quadrilateral है, therefore sum of its opposite angles is 180 degrees। तो वहां से हम कह सकते हैं कि एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। DAB अभी हमने फाइंड किया 100 डिग्री प्लस BCD एज इट इज इक्वल में आएगा 180 डिग्रीज। तो यहाँ से हमारे पास एंगल BCD आ गया 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज, और ये हो गया हमारे पास 80 डिग्री, मतलब हमारे पास BCD एंगल आ गया 80 डिग्री। हमें देखो एक एंगल यही फाइंड करना था क्वेश्चन में, देखो तो, राइट। फर्स्ट एंगल फाइंड हो गया, अब हमारी बारी है ECD एंगल फाइंड करने की, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हमने BCD फाइंड कर दिया, उसके बाद हमें गिवन था कि AB और BC इक्वल है, AB और BC इक्वल है, राइट। अगर हम ABC ट्रायंगल में देखें तो दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो बस अब यही चीज ही हम नोट करेंगे, क्या, that in triangle BAC, फिगर कॉपी कर दूं ताकि इजी रहे, तो इन ट्राइंगल BAC हमारे पास क्या आ गया, AB इक्वल है BC के, देयरफॉर दिस इंप्लाइज क्या होगा कि AB के ऑपोजिट एंगल बन रहा है BCA इक्वल हो जाएगा, BC के ऑपोजिट एंगल बन रहा है BAC, तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एंगल BCA मतलब कि ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, इस एंगल के, जो कि हमें गिवन था 30 डिग्री का, राइट। अभी देखो हमने पीछे BCD एंगल मतलब ये पूरा एंगल फाइंड किया है, हमें अब यहाँ पर ये वाला एंगल मिल गया, और हमें दूसरा एंगल जो फाइंड करना था वो था ECD मतलब ये। अगर मैं पूरे में से BCD में से BCA को माइनस कर दूं तो मुझे ECD नहीं मिल जाएगा, राइट। तो बस वही करेंगे। नाउ हम क्या कह रहे हैं, अब क्या है, एंगल BCD is equals to एंगल BCA प्लस एंगल ECD, राइट। BCD हमने फाइंड किया है 80 डिग्री है, BCA फाइंड किया है 30 डिग्री है, प्लस में आ गया एंगल ECD, तो यहां से हमारे पास आ गया एंगल ECD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो कि हो गया एंगल ECD इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। तो हमारे दोनों एंगल्स फाइंड हो गए, क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये वाला है, इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल
थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। आपको ये गिवन है कि ए बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल के अंदर है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। और ए सी और बी डी डायगनल्स गिवन है आपको, और आपको ये कहा है कि ए सी और बी डी डायमीटर्स भी हैं, जो डायगनल्स हैं वो डायमीटर्स हैं, राइट। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है वो रेक्टेंगल है। कैसे प्रूव करेंगे, हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अब आप ये देखो, ये ए सी और बी डी डायमीटर्स भी है ना, तो डायमीटर है इसका मतलब क्या, अगर बी डी डायमीटर लूँ मैं तो ये वाला जो एंगल है ये क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जब सेमी सर्कल में हमारा जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, राइट। इसी तरह से अगर बी डी ही डायमीटर है तो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये भी सेमी सर्कल में एंगल है। अगर हम ए सी डायमीटर लेकर चले तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि सारे एंगल्स क्या आ गए 90 डिग्री के। अगर सारे एंगल्स 90 डिग्री का मतलब क्वाड्रिलेटरल कैसा है, रेक्टेंगल है, राइट। तो बस यही राइट करना है, वी नो दैट angles in a semicircle are right angles, करेक्ट। सेमी सर्कल में जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, और ये सारे किसके इक्वल है 90 डिग्री के, राइट। नाउ एज ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ a quadrilateral are 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, therefore the quadrilateral is, वो quadrilateral कैसा हो गया, रेक्टेंगल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल। देखो ट्रेपीजियम ये है, हमने मान लिया कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें दो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो हमने ए बी और सी डी को पैरेलल साइड ले लिया, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल गिवन है, मतलब ए डी और बी सी इक्वल गिवन है, राइट। वो राइट कर दिया हमने गिवन में। हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रेपीजियम होगा ये साइक्लिक होगा, मतलब हमें ए बी सी डी को साइक्लिक प्रूव करना है, राइट। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने क्या किया, एक ए पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सी डी पे जो कि ए एम है, और बी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो बी एन आ गया। तो ए एम और बी एन दोनों परपेंडिकुलर कहाँ हो गए, सी डी पर, राइट। अब इसको प्रूव कैसे करना है ये देखो। तो सबसे पहले तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए एम डी और बी एन सी, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो हमने क्या करना है, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे होंगे, एंड ट्राइंगल बी एन सी, देखो ए डी और बी सी तो हमें इक्वल गिवन है, राइट। और ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, राइट। और दो पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम रहता है ट्रेपीजियम में, मतलब ए एम और बी एन भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, पैरेलल साइड्स के बीच के हैं। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी आरएचएस से, राइट। तो सबसे पहले ये नोट करते हैं क्या है हमारे पास कि ए डी इक्वल है बी सी के, ये हमें गिवन है, और ए एम इक्वल है बी एन के, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, है ना। और थर्ड क्या है हमारे पास, 90 डिग्री का एंगल कौन कौन सा है, एंगल ए एम डी इक्वल है एंगल बी एन सी के, ये क्या है, ईच 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो हम राइट कर सकते हैं देयरफॉर बाय आर एच एस क्राइटेरिया triangle AMD is congruent to triangle BNC, क्लियर। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये एंगल ADM और BCN इक्वल होंगे, बाय CPCT कह सकते हैं। तो बस वही राइट करते हैं, देयरफॉर एंगल ADM इज इक्वल्स टू एंगल BCN रीजन बाय CPCT, क्लियर।
अब देखो आगे क्या करना है हमें। अब इसमें देखो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास ये दोनों आ गए। अब देखो अगर मैं ये वाला एंगल लूं BAD और ADC एंगल, तो ये दोनों सेम ट्रांसवर्सल पे एंगल बन रहे हैं ना, राइट? तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, करेक्ट? तो बस ये नोट करते हैं पहले, एज एंगल BAD and angle ADC are angles on the same transversal, right? तो therefore angle BAD प्लस एंगल ADC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, करेक्ट? अब देखो अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिया है, ADM को क्या मैं ADC भी राइट कर सकती हूँ, एक ही बात है, ये यहां तक जाए या आगे चला जाए एक ही बात है। इसका मतलब यहां से आ गया कि एंगल ADC इक्वल हो गया BCN को हम राइट कर सकते हैं एंगल BCD, राइट? ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 सपोज। ठीक है, तो यहां से क्या मैं इस ADC को BCD राइट कर सकती हूँ यूजिंग इक्वेशन 1? बस राइट करते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल BAD एज इट इज, और ADC के प्लेस पे हम राइट कर देंगे BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री यूजिंग इक्वेशन 1। ओके, अब देखो कौन कौन से एंगल आ गए, अब BAD ये वाला और BCD ये वाला, ऑपोजिट एंगल्स का सम किसी क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री के इक्वल आ गया। ये कंडीशन किस में होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की नहीं होती, राइट? तो बस वही राइट करना है अब हमें कि ये कंडीशन तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की होती है। क्या राइट करना है नाउ, दैट इज सम ऑफ opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, right? This implies ABCD क्या हो गया, cyclic quadrilateral। इजी है ना? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B and C। B और C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD मतलब ये, और BPQ मतलब कि ये वाली ड्रॉ की जा रही है टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट AD एंड PQ रिस्पेक्टिवली। ये जो दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ हुई हैं वो AD P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों सर्कल्स पे, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि एंगल ACP मतलब कि ये एंगल इक्वल होगा QCD के, मतलब इस एंगल के। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले ना हम ना A और P पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं और D और Q पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इस सर्कल की बात करें तो यहाँ पे जब हमने AP को ज्वाइन किया तो AP इस सर्कल की कॉर्ड बन गई, राइट? तो अगर AP कॉर्ड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इन सेम सेगमेंट नहीं हुए ना, तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो बस यही राइट करते हैं, एज AP इज अ कॉर्ड, तो वहां से हमारे पास आ गया एंगल ACP इक्वल हो गया एंगल ABP के। रीजन, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। पहली चीज तो हमने ये कर दी, इसको हमने नेम दे दी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम DQ को लें कॉर्ड तो DBQ और DCQ ये दोनों एंगल्स में एंगल्स इन सेम सेगमेंट हुए तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, राइट? तो नाउ एज DQ इज अ कॉर्ड, तो हमारे पास वहां से क्या आ गया कि एंगल DBQ इक्वल होगा एंगल DCQ के। ये भी सेम एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। इसको नेम दे दिया हमने सेकेंड इक्वेशन। ऑलराइट, अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रूव तो करना है इन दोनों को, है ना। दोनों मतलब किस किस को, एक इसको और
इसको, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो अगर मैं ए बी पी और डी बी क्यू को इक्वल प्रूव कर पाऊँ किसी तरह से, तो मेरे पास ऑटोमेटिक ए सी पी और डी सी क्यू इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप देखो फिगर में, ए बी पी एंगल ये वाला है और डी बी क्यू एंगल ये वाला है, तो इन दोनों एंगल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो ये डायरेक्टली इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला, है ना। तो बस राइट कर देते हैं। कौन सा था? एक ये वाला और एक ये वाला। क्या है? एंगल पी बी ए, या फिर ए बी पी लेकर चल रहे थे हम, ए बी पी पी बी ए की बात होती है ना। एंगल ए बी पी इक्वल आ गया एंगल डी बी क्यू के, क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ डायरेक्टली राइट करो फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या हो गया? बच्चे कौन से एंगल जो हमें प्रूव करने थे? ये वाला और ये वाला। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कौन कौन से? एक है ए सी पी और डी सी क्यू। ए सी पी इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू, और हमें क्वेश्चन में गिवन था क्यू सी डी, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं दैट इज एंगल ए सी पी इक्वल हो गया एंगल क्यू सी डी के, और हमें यही प्रूव करके देना था, राइट, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो, if two circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, दो सर्कल्स ड्रॉ किए, दो साइड्स जो उसमें बन रही हैं ट्राइंगल की वो डायमीटर है, मतलब हमारे पास ए बी और ए सी जो है वो डायमीटर है दोनों सर्कल के, राइट। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। हमें ये प्रूव करना है जो इन सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो थर्ड साइड पे लाई करेंगे। इसको देखो कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें बस ये प्रूव करना है कि ये जो डी पॉइंट है ना ये बी सी पे लाई करेगा। ये कैसे करेंगे? अगर हमें ये गिवन है कि ए बी और ए सी दोनों जो है वो डायमीटर्स हैं, तो इसका मतलब जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल सेमी सर्कल के एंगल्स हो गए, ए डी बी और ए डी सी। और सेमी सर्कल के एंगल्स हमें पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं एंगल्स इन सेमी सर्कल? कम ऑन जल्दी बताओ। इक्वल होते हैं ना। तो बस हम यहां से राइट करेंगे कि एंगल, नहीं, कैसे राइट करेंगे इसको? एज वी नो दैट एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर इक्वल एज द एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या है? देयरफॉर एंगल ए डी बी इक्वल हो गया एंगल ए डी सी के, और ये दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट। ठीक है, अब अगर ये दोनों 90 डिग्री के हैं और अब हम इन दोनों का सम कर दें अगर ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, तो वो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री जो कि हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ गया, मतलब ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, राइट। दिस इंप्लाइज दीज एंगल्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और अगर ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब बी डी सी एक क्या हो गई? स्ट्रेट लाइन हो गई, राइट। और अगर बी डी सी अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब कि डी जो है वो बी सी पर लाई करती है, लाइज ऑन बी सी, और हमें यही प्रूव करना था कि डी बी सी पे लाई करती है, हेंस प्रूव। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ए बी सी मतलब ये ट्राइंगल और ए डी सी मतलब ये ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, और ए सी जो है वो कॉमन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि सी ए डी मतलब ये एंगल इक्वल होगा सी बी डी मतलब इस एंगल के, राइट। कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो देखो हमें ए बी सी एंगल और ए डी सी एंगल 90 डिग्री के इक्वल गिवन है फिगर में, राइट। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया कि एंगल ए बी सी इक्वल है 90 डिग्री के एंड एंगल ए डी सी इक्वल है 90 डिग्री के, राइट। अगर ये दोनों 90 डिग्री और ए सी हमें दिख रहा है वो डायमीटर बन रहा है, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स जो है वो सेमी सर्कल में लाई करते हैं, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, करेक्ट। ये राइट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे राइट करेंगे दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी सी lie in a सेमी सर्कल, राइट। ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं तो ये सेमी सर्कल में लाई करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल ए डी सी है वो सेमी सर्कल में लाई करती है ना। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सेमी सर्कल में लाई करती है, इसका मतलब ये चारों वर्टिसेस हुए, चारों पॉइंट्स हुए ए बी सी और डी, ये कॉन्साइक्लिक हो गए, राइट। यही तो होता है कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सेमी सर्कल में लाई करते हैं तो वो कॉन्साइक्लिक होते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो आगे क्या करना है हमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ये कॉन्साइक्लिक है तो हम ये कह सकते हैं कि जो सी डी है वो कोड हो जाएगी इस सर्कल की, कह सकते हैं। कॉन्साइक्लिक का मतलब तो यही हुआ। तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर सी डी इज अ कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, कि सी डी एक कोड हो गई विद सर्कल की विद सेंटर ओ। अगर सी डी कोड हो गई तो सी ए डी और सी बी डी ये दोनों एंगल्स सेम सेगमेंट के एंगल्स नहीं हो गए, और हमें पता है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट। तो इसका मतलब हम क्या राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज एंगल सी ए डी इक्वल होगा एंगल सी बी डी के, बिकॉज दे आर एंगल्स इन सेम सेगमेंट, राइट। और अगर आप क्वेश्चन देखो तो हमें यही तो प्रूव करना था कि सी ए डी को सी बी डी के इक्वल प्रूव करके दिखा दो, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन फिनिश, दैट्स इट, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी सी डी हमने लिया है साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल होगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो देखो साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं ए और सी, इनका सम 180 डिग्री होगा। साइक्लिक पैरेललोग्राम यही तो बताता है हमें, है ना। तो हम राइट करते हैं, गिवन हमें क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम राइट करेंगे एज ए बी सी डी इज अ साइक्लिक parallelogram, therefore sum of its opposite angles is 180 degrees, therefore एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, राइट। ओके, और फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, अब हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। तो ऑल्सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and we know that हमें क्या पता है, opposite angles
ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, राइट। इसका मतलब दिस एम्प्लाइज एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए, राइट। नाउ इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको नेम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 को फर्स्ट में यूज करना है। तो यूजिंग 2 in 1 हमारे पास आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल आ गया 180 डिग्रीज, और जहां से हमारे पास आ गया एंगल ए इक्वल हो गया 90 डिग्रीज। और जहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी दोनों ही 90 डिग्री हो गए। ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, राइट। अब अगर हम सेम केस अगर बी और डी के साथ करें, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का सम 180 होगा, और क्योंकि ये ऑपोजिट है तो ये दोनों इक्वल भी होंगे, तो बी और डी भी क्या आ जाएंगे 90 डिग्री के इक्वल, राइट। तो सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली एंगल बी इक्वल हो गया एंगल डी के, और वो भी क्या हो गए 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी विच इज 90 डिग्री, एंड ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो इन दोनों चीजों से पैरेललोग्राम जिसके एंगल्स 90 डिग्री होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होता है। हेंस we can say that ABCD is a rectangle, और हमें यही प्रूव करना था, hence proved, done। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स, फिनिश हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जल्दी ही, नेक्स्ट वीडियो आएगी। स्टे ट्यून टिल देन एंड बाय बाय।